हेलो एवरीवन, दिस साइड सलोनी फ्रॉम संत कबीर विद्यापीठ। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर संत कबीर विद्यापीठ के, जिसमें लगातार आप सभी विषयों के क्लासेस देख पा रहे होंगे। और अगर हम भूगोल विषय की बात करें तो बीए फर्स्ट सेमेस्टर का जो क्लासेस है वो लगातार चल रहा है, जिसमें हम दूसरे यूनिट पर पहुंच चुके हैं लगभग। और अभी पिछली कक्षाओं में जिसने भी अटेंड किया होगा वो देख रहा होगा कि फर्स्ट यूनिट के लगभग सभी टॉपिक हमने कंप्लीट करा दिए हैं। आज का जो क्लास होगा वो भू संतुलन, जिसको हम इंग्लिश में आइसोस्थेसी के नाम से जानते हैं, उसके बारे में आज हम जानेंगे। और साथ ही साथ इससे संबंधित जो भी संकल्पनाएं आई हैं वो हम आज के क्लास में कवर करेंगे, जिसमें से दो प्रमुख हैं, प्राट और एरी की संकल्पना। ये काफी ज्यादा मान्यता प्राप्त है, इसलिए भू संतुलन जब भी हम अध्ययन करते हैं उसमें हम ये दोनों संकल्पनाएं को इन दोनों संकल्पनाओं को जरूर ऐड करते हैं। उम्मीद है कि आपकी क्लासेस लगातार अच्छे से चल रही होगी और आप अपना नोट्स भी अच्छे से बना पा रहे होंगे। क्लासेस शुरू करने से पहले हम आपको ये बताना चाहते हैं कि सन 1735 में पियरे बफर के द्वारा जो भू संतुलन था वो जब एंडीज पर्वत का जब वो सर्वेक्षण कर रहे थे तब उनके दिमाग में इसके बारे में थ्योरी आई थी और इसके बारे में उन्होंने जानने का प्रयास किया था। इसके बाद 1889 में डट्टन ने सर्वप्रथम भू संतुलन शब्द का प्रयोग किया था। किसने? भू संतुलन शब्द का प्रयोग डट्टन ने किया था, जो कि 1892 में प्रकाशित हुआ था। क्योंकि ये लोग जब अपना रिसर्च लिख रहे होते हैं तब जब ये प्रकाशित हुआ था तब ये शब्द प्रमुखता से आया था। अगर हम बात करें आइसोस्थेसी का जो शब्द है इसका अर्थ क्या होता है, तो ये शब्द ग्रीक वर्ड है एक, जिसमें आइसो का मतलब होता है इक्वल यानी कि समान, और स्थेतिस का मतलब होता है जो स्टैंड है यानी कि जो खड़ा है। अभी आने वाला जो भी दो थ्योरी हम आज की क्लास में कंप्लीट करेंगे उसमें आप देखेंगे कि यही जो दो शब्द है, समान और खड़ा होना, इसी पे ये पूरा कॉन्सेप्ट ही है। भूपटल में रखाव की समानता के कारण पाई जाने वाली स्थिरता और संतुलन को ही समस्थिति के नाम से हम जानते हैं। क्योंकि हमारी पृथ्वी लगातार सूर्य की परिक्रमा कर रही है, साथ ही साथ अपने अक्ष पर भी ये घूर्णन कर रही है, तो हमारी पृथ्वी के ऊपर जो भी ऊंचाई में जैसे पर्वत पठार या मैदान है, ये सब किस प्रकार से संतुलित अवस्था में रहते हैं, यही जानना और यही इसी का कॉन्सेप्ट ही भू संतुलन कहलाता है। इस कॉन्सेप्ट के अनुसार पृथ्वी तल के ऊपरी उठे और जो निचला वाला भाग होता है, इन दोनों में जो संतुलन पाया जाता है उसी को ही भू संतुलन के नाम से जाना जाता है। कहते हैं कि जो उठा हुआ भाग होता है, यानी कि अगर आप जितनी ऊंचाई का पर्वत पहाड़ देखेंगे उसका घनत्व कम पाया जाता है, और साथ ही साथ जो जितना भी नीचे होगा उसका घनत्व अधिक मात्रा में पाया जाता है। उदाहरण के रूप में अगर आप देखें तो हिमालय पर्वत का घनत्व कम मात्रा में होगा, बल्कि अगर हम यहाँ जहाँ पे निवास कर रहे हैं उत्तर प्रदेश, इसके मैदानी क्षेत्र का जो घनत्व रहेगा ये हिमालय की तुलना में अधिक रहेगा। जब हम इस कॉन्सेप्ट को रखते हैं तो हम पृथ्वी के भूपर्पटी को एक क्षैतिज रेखा मान लेते हैं और इसी को समस्थितिका तल के नाम से जानते हैं, और इसी को समझ करके ये पूरा कॉन्सेप्ट काम करता है। अगर हम बात करें प्राट की संकल्पना के बारे में, क्योंकि ये प्राट और एरी की जो संकल्पना है ये बहुत प्रमुख मानी जाती है जब भी हम भू संतुलन सिद्धांत भू संतुलन के विषय में बात करते हैं, तो इन दोनों का कॉन्सेप्ट जो भी है वो आपके सिलेबस में तो है ही, साथ ही साथ ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसके साथ ही साथ कई सारे भू संतुलन से संबंधित सिद्धांत आए तो हैं, लेकिन ये जो प्राट और एरी की संकल्पना है इसको ज्यादा वरीयता दी गई है। आइए जानते हैं कि प्राट की संकल्पना क्या है। सन 1855 में विशाल नवीन मोरदार पर्वत हिमालय, और उस टाइम पर जो हमारी जब हिमालय की उत्पत्ति हो रही थी तो उसी के साथ साथ भारत का ये जो मैदानी भाग है जिसमें हम निवास कर रहे हैं, उनके चट्टानों का भी धीरे धीरे परिवर्तन हो रहा था। और ये मैदानी भाग, क्योंकि हमारा जो ये उत्तर प्रदेश का लगभग क्षेत्र माना जाता है, वो गंगा यमुना की गंगा यमुना के वजह से ही ये स्थान समझा जाता है। जब हम नदी के विषय में पढ़ेंगे तो हम समझेंगे कि कैसे ये स्थल का निर्माण हुआ था, क्योंकि जब हिमालय की उत्पत्ति हुई और साथ ही साथ कई सारी नदियों की उत्पत्ति हुई तो उनके लगातार प्रक्षेपण से जब वो लगातार अपने साथ
छोटे छोटे अपशिष्ट पदार्थों को लेते आई, तो धीरे धीरे करके यहाँ पर एक मैदान का निर्माण हुआ था, वही हमारा उत्तरी भारत का मैदान क्षेत्र है। तो जब ये प्राट महोदय गए, इन्होंने जब देखा हिमालय और उस टाइम पर जो ये मैदानी क्षेत्र था, उसका जब ये सर्वे करने के लिए आगे बढ़े और कई सारे मैथमेटिक फॉर्मूले इन्होंने यूज़ किए, तो उन्होंने ये पाया था कि जो हिमालय पर्वत का क्षेत्र है वो बहुत ही कम घनत्व वाला है, और कम घनत्व वाला है इसीलिए ये गुरुत्वाकर्षण की क्षमता भी कम रखता है। और इसी कॉन्सेप्ट को आधार मानकर उन्होंने ये कहा कि जो भी ऊंचा वाला भाग होगा उसका घनत्व कम पाया जाएगा, उसका घनत्व हमेशा कम रहेगा, और जो भी नीचे वाला भाग होगा उसका घनत्व हमेशा अधिक मात्रा में पाया जाता है। जो भी नीचे वाला भाग होगा वो हमेशा अधिक घनत्व वाला होगा। ये बात आपको याद रखनी होगी, जो भी निचला वाला भाग होगा वो अधिक घनत्व वाला होगा, क्योंकि मैंने अभी पिछली कक्षाओं में आपको ये भी बताया था पिछली क्लासेस में कि जो महासागरीय प्लेटें हैं ये अधिक घनत्व वाली हैं, और जो महाद्वीपीय प्लेटें हैं ये स्वयं में कम घनत्व वाली हैं। तो जो जितना ऊंचाई का होगा वो कम घनत्व वाला होगा, और जो जितना निचाई का होगा, जो जितना नीचे होगा, वो अधिक घनत्व वाला क्षेत्र कहलाएगा। तो प्राट महोदय यही समझा रहे थे अपने कॉन्सेप्ट के जरिए। साथ ही साथ वो ये भी बता रहे थे कि जो भी अधस्तर है, जो क्षेत्र है, उसको इन्होंने क्षतिपूर्ति तल के नाम से दिया था, और उन्होंने कहा कि जो हमारा ये भूपर्पटी का क्षेत्र है इसमें सभी जगह घनत्व है वो असमान है, कहीं पे घनत्व कम है तो कहीं पे अधिक है। तो इन्होंने ये कहा कि इसके ऊपर जो भी चीजें हैं उसमें घनत्व विभिन्न मात्रा में पाई जाती है। लेकिन जो इसके अब मैं नीचे की बात करूं तो अभी तक ये चल रहा था कि कोई भी पर्वत पठार या मैदानी क्षेत्र जितना ऊंचाई पे होगा, मान लीजिए ये पहाड़ है, ये पठार है, ये मैदान है, तो ये जितना ऊंचाई पे होगा वो उतनी ही मात्रा में नीचे भी होगा, उतनी मात्रा में नीचे भी होगा। तो ये ऐसा समझाना चाह रहे थे कि जो ये ऊपरी वाला भाग है, ये कहना चाह रहे थे कि जो ये ऊपरी वाला भाग है, ये जो ऊपरी वाला भाग है इसमें घनत्व कम मात्रा में पाया जाएगा, और जो नीचे वाला भाग है उसमें घनत्व अधिक मात्रा में पाया जाएगा। यहाँ तक हम ये भी कह सकते हैं कि इसकी मात्रा में इसमें घनत्व अधिक पाया जाता होगा, इसकी मात्रा में घनत्व इसमें अधिक पाया जाता होगा। ये सभी बातें उन्होंने दिया था, और इनके कॉन्सेप्ट का जो मेन एक कहते हैं मेन जो एक लाइन थी वो ये थी कि इन्होंने अपने कॉन्सेप्ट में ये समझा कि सभी पिंड जितने भी तत्व पाए जा रहे हैं, जितना भी अगर हम पर्वत पठार मैदान ये सबको देखें तो इनमें क्या है, ये इनके कॉन्सेप्ट की वजह, इनके कॉन्सेप्ट में क्या कहा गया कि एक समान गहराई के होते हैं और इनमें ये असमान घनत्व वाले होते हैं। इन्होंने क्या कहा कि ये असमान घनत्व वाले होते हैं बल्कि समान गहराई के होते हैं। अगर हम एग्जाम्पल में ले कुछ पर्वत पठार या अन्य चीजों को, तो इन्होंने ये कहा प्राट महोदय ने ये कहा कि चाहे पर्वत हो, पठार हो या मैदानी क्षेत्र हो, कुछ भी हो, इनकी गहराई अगर हम ये भूपर्पटी का क्षेत्र मान ले, ये हमारा तल है, और हमारा तल ये है, इसके आसपास का ये जो पर्वत है, पठार है, मैदान है, इनके जो घनत्व हैं वो असमान माने इन्होंने। असमान के मान में अगर हम समझे तो इन्होंने इसका घनत्व 1 समझा, इसका 2 समझा, इसका 3 समझा, आप कुछ भी एग्जाम्पल में ले सकते हैं। इनका घनत्व इन्होंने असमान माना। क्या माना? इनका घनत्व असमान मात्रा में है, लेकिन अपने तल के निचले हिस्से में ये एक समान रूप में है। इन्होंने ऐसा कहा कि अपने
तल के नीचे भाग में ये एक समान मात्रा में है। अगर हम कहें कि हिमालय जितना मात्रा में ऊपर है उतनी ही मात्रा में उसकी जड़ है, वो अपने तल के नीचे भी है। तो इन्होंने इसका विरोध किया, मतलब इन्होंने ये चीज़ को नहीं माना। इन्होंने ये कहा कि अगर हिमालय भले कितना ऊंचा है, मैदानी भाग भले कितना नीचे है, ये क्षेत्र हमेशा नीचे तलहटी में एक समान रूप में पाया जाएगा, एक समान रूप में पाया जाएगा। ठीक है, आप समझ पा रहे होंगे। अगर हम इसको हिमालय मान लें, इसको हिमालय माने, अगर हम इसको हिमालय माने और इसे हम अपना क्षेत्र समझे, यूपी समझ लें, तो जितना जितना ऊंचाई में हिमालय है तो उसका जो निचला हिस्सा है, ये तलहटी के निचले हिस्से में जितनी मात्रा में हिमालय रहेगा उतनी ही मात्रा में हमारा यूपी भी रहेगा। इन्होंने क्या कहा, जितनी मात्रा में, जितनी निचाई में तलहटी के हिमालय रहेगा उतनी ही मात्रा में हमारा उत्तर प्रदेश भी रहेगा। तो कहने का मतलब ये था, चाहे पर्वत हो, पठार हो या मैदानी क्षेत्र हो, सभी अपने तलहटी के निचले हिस्से में एक समान रूप में रहेंगे, भले उनका घनत्व भिन्न भिन्न प्रकार से। प्राट महोदय ने ये संकल्पना दी तो, लेकिन ये कुछ जगहों पर गलत भी साबित हो गई थी। जैसे कि जब मैंने आपको इंटीरियर ऑफ अर्थ पढ़ाया था, यानी कि पृथ्वी की आंतरिक संरचना के विषय में पढ़ाया था, तो मैंने आपको बताया था कि कोनार्ड असंबद्धता रेखा है, तो वहां पर ये अवधारणा फेल हो गई थी। इन्होंने बताया कि गहराई में घनत्व के प्रभाव को एक समान इन्होंने माना था, परंतु सभी जगह पूरे विश्व क्षेत्र में सभी महाद्वीपों का घनत्व सभी महाद्वीपों का घनत्व अलग अलग प्रकार से परिवर्तन होता रहता है। तो ये दो कॉन्सेप्ट ऐसे हैं जिसमें इनकी ये जो संकल्पना है वो फेल हो गई थी। अब अगर हम इस भू संतुलन सिद्धांत के दूसरा सबसे महत्वपूर्ण संकल्पना के विषय में बात करें तो वो है सर जॉर्ज एरी की संकल्पना। ये प्रमुखतः इंग्लिश गणितज्ञ खगोलज्ञ थे और इनका जो ये संकल्पना आई थी वो 1855 में आई थी। और अगर इसका मेन आधार समझे तो इन्होंने तैरने और उत्प्लवनता के सिद्धांत को अपना एक जड़ समझा और उसी के आधार पर इन्होंने अपनी एक संकल्पना दी। अभी तक हम जब प्राट महोदय की संकल्पना पढ़ रहे थे तो उन्होंने ऐसा कहा था कि समान गहराई की चीजें होती हैं, अपने तलहटी से ये समान गहराई में होती हैं और इनका घनत्व होता है वो असमान होता है, चाहे वो पर्वत हो, पठार हो या मैदानी क्षेत्र हो। लेकिन ये जो जॉर्ज एरी हैं, इन्होंने इसका ठीक विपरीत कहा और इन्होंने कहा कि ये समान घनत्व वाली होती हैं लेकिन इनकी गहराई असमान मात्रा में होती है। एरी के अनुसार पृथ्वी के सतह पर समान घनत्व वाले विभिन्न प्रकार के उच्चावच होते हैं, जैसे कि मैंने बताया आपको, पर्वत, पठार, पहाड़, मैदानी भाग या फिर महासागरीय देश, ये सारे जो भी पाए जाते हैं ये कम घनत्व वाले पदार्थ से बने होते हैं जो अधिक घनत्व वाले और भारी लावा युक्त अधः स्तर पर तैर रहे होते हैं। मैंने आपको शुरुआत में ही ये चीजें बताई हैं कि जो भी भूपर्पटी पे चीजें हैं वो मेंटल के ऊपरी हिस्से पर, यानी कि जो लावा युक्त है उसके ऊपर ही ये तैर रही हैं, हमारी प्लेटें जो तैर रही हैं वो। तो वही चीज वो कह रहे हैं। दूसरे शब्दों में हम ये भी तो कह सकते हैं कि सियाल से निर्मित महाद्वीपीय खंड है वो सीमा पर तैर रहा है। चलिए ये भी बात मानने को तैयार है क्योंकि हम पढ़ रहे थे। इन्होंने ये भी बताया कि प्रत्येक ऊपर खड़े भाग का अधः स्तर में विभिन्न गहराई वाले जड़े हैं। कहने का मतलब ये है कि जब मैंने अभी आपको बताया कि जितनी मात्रा में हिमालय ऊंचाई पे पाया जाएगा उतनी ही मात्रा में हिमालय नीचे जड़ के रूप में भी पाया जाएगा। जैसे आप कोई भी पेड़ देखते हैं तो आप देखते हैं कि मिट्टी के नीचे जो पेड़ पहले तो तना होता है फिर पत्तियां होती है, तो जितना भी वो ऊंचाई में होता है उतनी ही उसकी जड़ें भी होती हैं। ठीक इसी प्रकार इस संकल्पना के आधार पर ये ऐसा कह रहे हैं कि जितनी मात्रा में हिमालय पर्वत ऊंचाई पर है उतनी ही मात्रा में हिमालय पर्वत निचले हिस्से में भी है। लेकिन इसमें भी क्या क्या आलोचनाएं हुई थी वो भी आपको आगे समझ में आएगा। एरी महोदय का ये जो कॉन्सेप्ट था वो वैसे तो बहुत ही प्रशंसनीय रहा, लेकिन इसकी प्रमुख कुछ आलोचनाएं हैं। जैसे कि इनका जो ये सिद्धांत है इसको बहुत सारे लोगों ने मतलब समर्थन में आए थे क्योंकि इन्होंने बहुत सारी अच्छी कॉन्सेप्ट चीजें दी थी, लेकिन कई सारी कमियां भी इसमें हुई थी जिसकी वजह से इसकी आलोचना की गई थी। पहले तो ये तैराव के सिद्धांत और उत्प्लवन बल के नियम के अनुसार जल स्तर से ऊपर का अनावृत भाग जो कि जल स्तर यानी कि
ये जो पटल है, ये जो परत है, इसका जो ऊपरी भाग है और इसका ही जो निचली भाग है, निचली भाग को दूसरे कलर से करते हैं, जो इसका निचली भाग है वो पहले भाग का 9 गुना होगा। यानी कि अगर ये एक भाग है तो इसका 9वां भाग अंदर की तरफ होगा। यानी कि ये सोच सकते हैं आप कि अगर हिमालय पर्वत की ऊंचाई 8,848 है तो उसका जो 9वां गुना होगा वो उतनी जड़ होगी उसकी। इनके कहने का मतलब ये है। तो ऐसा पॉसिबल नहीं लगता है। आपको बताते हैं क्यों पॉसिबल नहीं लगता है। अगर हम वही माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई देखें 848 मीटर, तो जब इसके जड़ के विषय में हम बात करेंगे तो उसका 9वां गुना बहुत ज़्यादा हो जाएगा। लेकिन ये संभव नहीं है। क्यों संभव नहीं है? क्योंकि मैंने जब आपको मैं इंटीरियर ऑफ अर्थ पढ़ा रही थी तो मैंने आपको बताया था कि जैसे जैसे हम नीचे जाते हैं तो हमारा जो तापमान है वो बढ़ता चला जाता है। ठीक है, जब याद करिए मैंने आपको खुदाई और खदन के बारे में पढ़ाया था। उस टाइम पर हमने आपको बताया था कि जैसे जैसे हम नीचे की तलहटी में जाते हैं, नीचे पृथ्वी के कोर की तरफ जाते हैं, तो हम ऐसा पाते हैं कि पृथ्वी के अंदर बहुत ही मात्रा में ताप है। तो एक बार सोच के देखिए, जब 8,848 मीटर की ऊंचाई वाला एवरेस्ट अपने से 9 गुना निचले हिस्से में रहेगा, उसकी जड़ रहेगी, तो क्या ऐसा संभव है? वो पिघल नहीं जाएगा? इतनी मात्रा में ताप क्या कोई चीज झेल सकता है? बिल्कुल नहीं। तो यहाँ पे इनका ये कॉन्सेप्ट थोड़ा सा फेल हो गया और लोगों ने आलोचना कर दी। और इनके अनुसार ये भी था कि विभिन्न क्षेत्रों में महाद्वीप अलग अलग घनत्व वाले हैं, तो ये समान घनत्व रख रहे थे। ऐसा भी संभव नहीं है क्योंकि हर जगह पर समान घनत्व, ऐसा तो पॉसिबल नहीं है कि समान घनत्व वाले ही परतें आपको मिले, समान घनत्व के ही आपको प्लेटें मिले। इन्होंने ये भी कहा कि महाद्वीपीय सीमा है, महाद्वीपीय परतें जो है वो सीमा के ऊपर तैर रही हैं। ये इनका इसलिए गलत हो गया था क्योंकि हमने आपको पहले बताया था सियाल, सीमा, निफे। इन्होंने कहा कि महाद्वीपीय परतें सीमा के ऊपर तैर रही हैं। ये गलत इसलिए तब हुआ था क्योंकि जब हम प्लेट विवर्तनिक सिद्धांत के विषय में पढ़ रहे थे तो हमने ये देखा था कि जो स्थल मंडल है, लिथोस्फीयर है, वो दुर्बलता मंडल के ऊपर तैर रहा है। यानी कि जो भूपर्पटी का वो दुर्बलता मंडल के ऊपर तैर रहा है, मैंने आपको पिछली कक्षा में बताया था। और दुर्बलता मंडल मेंटल का ऊपरी हिस्सा है और भूपर्पटी का कुछ भाग मिक्स है, वही दुर्बलता मंडल। एक सेकंड, स्थल मंडल जो है वो भूपर्पटी और मेटल के ऊपरी हिस्से का कुछ क्षेत्र है और दुर्बलता मंडल उसके निचले हिस्से का है। तो ये जो कॉन्सेप्ट है, उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा। आपको आज की क्लास समझ में आई होगी। अगर आपको इस क्लास से संबंधित कुछ डाउट है या नोट्स है तो आप कमेंट्स या आप नोट्स चाहते हैं पाना तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, जिससे आपको इस क्लास की नोट्स प्रोवाइड करा दी जाएगी। साथ ही साथ अगर इससे संबंधित कुछ कंफ्यूजन आपके दिमाग में है तो वो भी आप अपने कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगली क्लास में। थैंक यू।